हम मानव प्रजाति हमेशा से इसी कोशिश में जुटी हुई है कि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी अपने काबू में कर ली जाए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कम से कम खर्च में ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकें। कम खर्च, ज़्यादा सुविधा और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल। नई टेक्नोलॉजी, वही बुलेट ट्रेन वाली। नमस्ते, मेरा नाम भारत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी बचत कराने और BLDC टेक्नोलॉजी की परतें खोलने, जिसका नाम है BLDC, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ट्रेन की बात तो करेंगे नहीं, बात होगी BLDC फैन और इसको चलाने वाले कंट्रोलर की। ये वो कंट्रोलर, BLDC फैन कंट्रोलर। तो कंट्रोलर रिपेयरिंग में जाने से पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडक्शन फैन और BLDC फैन के बारे में, जो कि काफ़ी अलग होते हैं ऑपरेशन में और कंस्ट्रक्शन में भी। और साथ ही जानेंगे इसका स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हर तरह से किसी भी BLDC फैन को समझने में और कम समय में सही सॉल्यूशन निकालने में मदद करेगा। पहले ले लेते हैं इंडक्शन फैन। तो मैं ये सब थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ पहले इंडक्शन फैन। मैंने एक स्क्रू ओपन करके अपने पास एक इंडक्शन फैन रखा हुआ है, जो कि ओरिएंट कंपनी का इंडक्शन फैन है। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि BLDC में ऐसा कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं इसको पहले निकाल देता हूँ। ये मैंने कैपेसिटर अलग कर दिया। अभी मैं इसके ऊपर वाले कवर को भी रिमूव कर देता हूँ। ये ऊपर का कवर। अब मुझे इसमें देखने को क्या मिला, एक रोटर पार्ट, इसको रोटर बोलते हैं। इस रोटर पार्ट में ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, ये आप अगर देख पाए तो इसमें ग्रूव्स होते हैं। ये है रोटर इंडक्शन फैन का, ये है बॉटम पार्ट, ये बॉटम है। और इसमें लगा हुआ है नीचे एक बेयरिंग, और ये है इसका स्टेटर पार्ट। और ये है टॉप, ये शाफ्ट। और यहाँ पर आप जैसे कि इसके कॉइल को देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। तो जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो स्टार्टिंग कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है सीरीज में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसका काम होता है कैपेसिटर का कि शुरुआत में जब जैसे ही सप्लाई ऑन करते हैं, फैन को सप्लाई जाते ही इसको हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, हाई पावर की ज़रूरत होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। और उसको स्टार्ट करने का काम करता है ये कैपेसिटर। इनिशियली जो पावर ज़्यादा चाहिए होती है वो ये कैपेसिटर प्रोवाइड कराता है एक बार रोटेट करने के लिए। और एक बार जो रोटेट हो गया उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, फिर काम शुरू होता है रनिंग वाइंडिंग का। यहाँ पर आप देखो कितनी पतली वायर यूज़ हुई है, एकदम पतली वायर। अब क्योंकि जो 220 वोल्ट सप्लाई आती है पीछे से ग्रिड से, वो डायरेक्ट इस कैपेसिटर के थ्रू इन पतली पतली वायरों में फ्लो करता है। ये कोटिंग की हुई वायर यूज होती है इसमें। अभी ज़्यादा वोल्टेज आने से ये हीट होता है और
हीट होने की वजह से ये जल जाता है। इसलिए जब भी इस वाले फैन में खराबी आती है वो इसी कॉइल में डायरेक्ट कॉइल को जला देता है। और क्योंकि ये स्टेटर के साथ जो ये रोटर लगा होता है ये भी इतना बारीक, इतना पास में, इतना नज़दीक होता है कि रोटर और स्टेटर के बीच में फ्रिक्शन होता है और हाई फ्रिक्शन होता है। ये देखिए, इसमें स्टेटर पार्ट को मैं मूव करा रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा है और इसमें फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा। तो ये है इंडक्शन फैन। मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और ये है एक BLDC फैन, एम्पीरियो ब्रांड। इसमें भी एक टॉप, एक बॉटम, लेकिन फ़र्क ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोलर PCB यूज़ होता है, जो कि इस तरह से होता है देखने में। और इसमें अलग अलग कंपोनेंट, जो कि हम बाद में इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं डिटेल्स में। सारा फोकस इस पे है, बस अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता रहे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर इसकी डिटेल्स में PCB के बारे में बात करेंगे कुछ टाइम बाद। तो इस कंट्रोलर को मैं भी यहाँ से निकाल देता हूँ। ये इसके 3 फेस वायर हैं जो कंट्रोलर से कॉइल को जाते हैं। ये यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है। 220 वोल्ट की सप्लाई पहले इस कंट्रोलर से पूरी तरह से कंट्रोल होगी और उसके बाद यहाँ से DC बनकर इस कॉइल में जाएगा। तो कभी भी इस सिचुएशन में कॉइल कभी ख़राब नहीं होता, मतलब पूरा फैन कभी ख़राब नहीं होता। जब भी डैमेज होगा तो वो एक मात्र कंट्रोलर। मैं इसके कनेक्शन को फ़िलहाल अलग कर देता हूँ ताकि मैं इसको आपको फैन को ओपन करके दिखा सकूं। ये मैंने किया अलग, रिमूव कर दिया इसे। अभी कंट्रोलर को भी मैं साइड में रख देता हूं और इसको मैं इंटरनली आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये इंटरनली कैसा होता है। तो ये है इसका टॉप, मैंने जो रिमूव कर दिया। और यहाँ पर एक जो कि इस तरह का इंडक्शन फैन में रोटर होता था, उसकी जगह BLDC में यूज़ होती है मैग्नेट। ये वो मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये बॉटम पार्ट है, ये शाफ्ट है। और इसमें जो मैग्नेट होती है वो इस तरह से होती है, ये रोटर कहलाता है। इसमें पोल्स होते हैं, ऐसे पोल्स। ये कई तरह के काउंटिंग सेट में आते हैं। ये 16 पोल की मैग्नेट है, जो कि 14 पोल भी होती है, 12 पोल भी होती है और 10 पोल भी होती है, और भी होती है। लेकिन जनरली जो यूज़ होती है BLDC फैन में वो है 14 पोल्स एंड 16 पोल्स। आप इस मैग्नेट को देख लीजिए। अभी मैं इसको BLDC फैन को और रिमूव करता हूँ, या इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्टैंपिंग मेरे पास एक सेपरेटली रखी हुई है दिखाने के लिए। इसकी वायर देखिए कितना मोटी वायर है, कितनी मोटी वायर है। और क्योंकि इसके कॉइल को जो वोल्टेज आता है वो कभी 12 वोल्ट और कभी 24 वोल्ट DC होता है, तो इस कॉइल को कभी भी ख़राब नहीं होना है। जब भी ख़राब होगा वो कंट्रोलर ख़राब होगा। तो ये वो मैग्नेट है और स्टैंपिंग या स्टेटर, ये स्टेटर है और ये मैग्नेट है और ये इसका कंट्रोलर है। तो ये वो 3 मेन पार्ट है जो रिप्लेस होते हैं। नॉर्मल इंडक्शन फैन को भी BLDC फैन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
मात्र ये 3 कंपोनेंट चेंज करके। दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है BLDC फ़ैन और इंडक्शन फ़ैन के बारे में, और अब समय आ गया है BLDC फ़ैन PCB को रिपेयर कैसे करना है ये जानने का। मेरे टेक्नीशियन भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है। PCB बिल्कुल रिपेयर होगा अगर वो डैमेज नहीं हुआ है तो। अगर कोई कंपोनेंट फेलियर है तो वो ज़रूर रिपेयर हो जाएगा। चलिए पहले जान लेते हैं PCB खराब होने की कुछ मुख्य वजह हैं, जिसमें पहली वजह है हाई वोल्टेज स्पाइक, यानी कि पीछे से जो सप्लाई, ग्रिड से जो सप्लाई हमारे घरों तक आती है वो 11,000 वोल्ट से ड्रॉप होकर 220 वोल्ट AC आती है, और अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुई तो घर में भी हमारे 11,000 वोल्ट की सप्लाई आ सकती है। तो एक वजह तो ये है PCB खराब होने का, और दूसरी वजह है आसमानी बिजली का गिरना, और तीसरी वजह है अगर PCB फैन के बाहरी वाले हिस्से में लगी हुई है। कुछ फैनों में अंदर की तरफ होती है, मतलब बॉडी के अंदर होती है। ज्यादातर PCB फैन के बाहर लगी होती है, तो बाहर लगी होने की वजह से इतना, क्योंकि ये गैप होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े जा सकते हैं और वो शॉर्ट सर्किट करके PCB को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो इसका भी ख्याल करें कि PCB अगर आउटर में लगा हुआ है तो उसको प्रॉपरली कवर करके रखें। तो ये वो 3 वजह है जो मोस्टली PCB को खराब करती हैं। BLDC फैन को यूज करने के अपने बहुत से फायदे हैं, जिसमें नंबर 1, वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर फैन की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। इन्वर्टर पर चलाने से फैन में किसी भी तरह की नॉइस नहीं आती, जैसा कि इंडक्शन फैन में आती है। कारण ये होता है कि इन्वर्टर है वो कई बार प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं होते, रेक्टेंगुलर वेव इन्वर्टर होते हैं, जिससे एक हमिंग साउंड आती है इंडक्शन फैन में से। लेकिन ये प्रॉब्लम BLDC में नहीं मिलेगी, चाहे इन्वर्टर प्योर साइन वेव हो या स्क्वायर वेव हो या ट्रायंगुलर वेव हो, किसी भी तरह का इन्वर्टर हो, ये सभी पे बड़े स्मूथली काम करता है। और तीसरा फायदा आता है इसका कि BLDC फैन बैटरी से और सोलर पावर से भी चलाया जा सकता है। और चौथा बहुत अच्छा फायदा है कि ये आम इंडक्शन फैन से बहुत ज़्यादा कम, लगभग 60-65% कम बिजली लेता है, यानी लो पावर कंजप्शन, लगभग 30 वाट। तो पहले जान लेते हैं PCB सर्किट। तो PCB सर्किट में 3 डिवीजन कर सकते हैं। एक है ये AC टू DC कन्वर्टर, फिर एक है SMPS, जबकि SMPS का ये पूरा ही पार्ट होता है इतना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो केवल AC से DC कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर स्विचिंग होती है, एक स्विचिंग IC लगती है। मैंने एक अपना डेमो बनाया हुआ है एक BLDC फैन PCB का। और तीसरा सेक्शन होता है ये कंट्रोलर का, और इसी में लगे होते हैं MOSFETs जो ड्राइव होते हैं कंट्रोलर के थ्रू। और इसी का सर्किट डायग्राम है मेरे पास, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जाती है 220 वोल्ट AC सप्लाई, उसके बाद NTC, एक फ्लो ब्लो फ्यूज लगा हुआ है MOV, और एक लगा हुआ है कॉइल, उसके बाद है MOV, फिर एक कैपेसिटर, डायोड, और ये ब्रिज रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। 220 वोल्ट AC को कुछ बढ़ाकर 270-280 वोल्ट DC प्रोवाइड करवाएगा। और फिर इसके बाद ये SMPS है, ये SMPS IC है, और SMPS के बाद जो ट्रांसफार्मर या इंडक्टर लगा हुआ है
वो 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अगर वो 220 वोल्ट AC से ऑपरेट होने वाला होगा तो, और अगर 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला होगा यानी DC से चलने वाला होगा तो उसमें ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट उसमें नहीं होगा। AC टू DC कन्वर्जन पार्ट नहीं मिलेगा DC सर्किट में, DC BLDC सर्किट में। यहाँ पर 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, एक ये AC टू DC SMPS और ये ड्राइव सर्किट। ठीक है, अब यहाँ कंपोनेंट्स वाइज देख लेते हैं। जितनी भी फेलियर मिलेंगे वो केवल मिलेंगे इस AC टू DC सेक्शन में। कारण ये है कि कोई भी कंपोनेंट जितना ज़्यादा वोल्टेज का सामना करेगा उतनी ही ज़्यादा ख़राब होने के चांस उसमें पाए जाएंगे। अब यहाँ पर है NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, जो कि है ये NTC। पहला चांस है NTC ख़राब होने का। दूसरा है फ्यूज़ जो कि 3.15 एम्पियर का, और 3.15 एम्पियर का ऑलमोस्ट यही यूज़ होता है। उसके बाद है MOV। तो ये वो 3 कंपोनेंट है जो खराब होने के सबसे ज़्यादा चांस है। उसके बाद ही कोई रेयर केस बनता है ब्रिज रेक्टिफायर के खराब होने का। ये है MOV। जब भी कोई इनमें से कंपोनेंट खराब हो आप उसी के आसपास की वैल्यू का कंपोनेंट यूज करें। एक फ्यूज 3.15 एम्पियर का। BLDC फैन में जो करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम 3 एम्पियर तक ही जाता है। तो हमारा कोई भी कंपोनेंट जो भी इसमें से खराब होता है आप वो कंपोनेंट चूज कर सकते हैं जो 3 एम्पियर का हो, कम से कम 3 एम्पियर का तो हो। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी चलेगा। यहाँ से 220 वोल्ट AC इनपुट होगी और उसके बाद NTC से होते हुए फ्यूज तक पहुँचेगी। ये वो फ्यूज है। फ्यूज के बाद लगा है MOV, और ये भी एक MOV है जो दूसरी लाइन पे भी लगा हुआ है। और ये फ्यूज कई बार दोनों तरफ भी लगा होता है, इस तरफ भी और इस तरफ की लाइन पर भी। हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज कि कहाँ पर फॉल्ट है। पहले हम देखेंगे कि 220 वोल्ट AC सप्लाई इस चौक तक पहुँच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुँच रही है तो ज़्यादा चांस है कि वो MOV शॉर्ट हुआ होगा। शॉर्ट होने के केस में ये एक क्लोज वायर की तरह काम करेगा, तो जितना करंट इस तरफ से जाएगा वो यहाँ से पास होके वापस रिटर्न हो जाएगा, यहाँ तक कोई वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। और अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है इट मीन्स अब हमें चेक करने की ज़रूरत है इन 2 पॉइंट्स पर वोल्टेज, यानी कि इस ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर, जो कि प्लस माइनस में होगा। ये है ब्रिज रेक्टिफायर जिसका नंबर है 407, जो कि 4 एम्पियर का है और 1000 वोल्ट का। और इस स्लो ब्लो फ्यूज की जगह ये ग्लास फ्यूज भी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी केस में। अभी मैं इसको यूज़ ही कर रहा था और ये मुझसे गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ख़राब हो गया। इसने पर मेरे पूरे बाकी के सर्किट को सेव कर लिया, बचा दिया। अब अगर यहाँ पर DC 270 280 वोल्ट आ रहा है इट मीन्स इतना सर्किट पूरी तरह से ठीक है। यहाँ से 220 AC सप्लाई इनपुट हो रही है। ये NTC है, ये फ्यूज़ है, इसमें 2 फ्यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमने 2 फ्यूज़ यूज़ किए हैं दोनों लाइन पर, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर इसी तरह से 2 MOV भी यूज़ की है। फ्यूज़ लाइन की सीरीज में कनेक्ट होते हैं यहाँ पर या यहाँ पर, और MOV दोनों लाइनों के बीच में, यानी पैरेलल कनेक्शन बनता है इसका।
MOV का। अब काम शुरू होता है इस SMPS का। यहाँ पर एक IC होती है SMPS IC, जो कि इस PCB में आपको देखने को मिलेगी। ये है SMPS IC, और ये SMPS IC इस बहुत फास्ट स्विचिंग कराता है, और वो स्विचिंग इस इंडक्टर में, इस ट्रांसफार्मर में फीड कराता है, और यहाँ पर फिर आउटपुट में जनरेट होती है 24 वोल्ट, और वहाँ पर लगा है एक डायोड, और डायोड के बाद ये लगे हैं 35 वोल्ट 1000 μF के कैपेसिटर। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि 24 वोल्ट आता है इसलिए ये कैपेसिटर जनरली 35 वोल्ट के ही मिलेंगे 220 वोल्ट AC से ऑपरेट होने वाले PCB में। PCB चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ये जनरल स्ट्रक्चर है जो सभी PCB में मिलेगा। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा यही फ़र्क रहेगा, लेकिन है कुल मिला के यही। और ये 24 वोल्ट आगे चल के इस MOSFET, ये 3 MOSFET हैं SMD, इनको भी जाएगा और इस बजर को भी जाएगा। 12 वोल्ट में ये 12 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला लगेगा, और 24 वोल्ट में 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला बजर लगेगा। और यहाँ से 3 फेस बन के UVW बन के, ये यहाँ पर UVW बन के 3 कनेक्शन बनेंगे। अगर फैन उल्टा रोटेट हो रहा है तो कोई भी 2 वायर आपस में इंटरचेंज कर दे तो ये एक सही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जब भी आप BLDC फैन किट परचेज करते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 3 कनेक्शन किस तरह से लगेंगे, इनका सीक्वेंस क्या है। तो इनका सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, बस ये 3 वायर जो हैं वो एक बार आप कैसे भी कनेक्ट कर दो तीनों, और जब अगर फैन उल्टा रोटेट होता है तो आप इनमें से कोई भी 2 वायर आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, फैन सही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, उनका रोटेशन एकदम ठीक हो जाएगा। 24 वोल्ट मिल गई। अब 24 वोल्ट DC सप्लाई के बाद ये मेन कंट्रोलर है जिसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है कि रिमोट कौन सा चलेगा और इसके बाकी के फंक्शनिंग कैसे होगी, ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा। तो ये कंट्रोलर है वो या तो 3.3 वोल्ट से ऑपरेटेड होगा या 5 वोल्ट से। मैंने ये कनेक्शन बस अपनी प्रोग्रामिंग के पर्पज से निकाला हुआ है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक RF मॉड्यूल है। जितना ज़्यादा ये सर्किट में कंपोनेंट होंगे उतना ज़्यादा सिक्योर होगा सर्किट। आप भी इस तरह से एक लाइन में, मेन लाइन में, सप्लाई लाइन में एक फ्यूज, ग्लास फ्यूज का यूज करें तो बेहतर होगा, ताकि PCB में किसी भी तरह का फॉल्ट होने पर ये फ्यूज बर्न आउट हो जाए और आपका सर्किट पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आपको भी शॉक लगने का डर ना रहे। मैं फैन को यहाँ से हटा देता हूँ और अब चेक करते हैं इसकी सप्लाई। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को देखिए जिसका नंबर है 407, और ये सभी ब्रिज रेक्टिफायर में बीच की दोनों लेग्स AC सप्लाई इनपुट की होती हैं और आउटसाइड में प्लस और माइनस। तो इसको यूज़ करते वक्त आप इस बात का बेहद ख्याल करें कि प्लस माइनस बिल्कुल सही जगह लगाए जा रहे हों। अब यहाँ से ये AC सप्लाई इनपुट होती है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये है 220 वोल्ट, ये है 220 वोल्ट AC। इसके बाद आ जाता है NTC जो कि सीरीज में है, फिर आ जाता है फ्यूज और उसके बाद MOV के बाद ये 2 लेग्स हैं वो इस कॉइल के हैं। मैं इसको भी पलट के दिखा रहा हूं आपको। इसमें, इस वाले PCB में उस ब्रिज रेक्टिफायर की जगह ये SMD ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है हमने।
इसकी दोनों लेग्स ये दोनों लेग्स हैं वो AC सप्लाई है और बाहर की तरफ प्लस और माइनस आउटपुट निकल रहा है। ये देखिए यहाँ तक सप्लाई इसमें आ रही है और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद मैं दिखाता हूँ जो कि DC वोल्ट है। तो देखते हैं DC वोल्ट कितना आ रहा है। ये है 252 वोल्ट DC। यहाँ तक का सर्किट हमारा एकदम सही है। अब देख लेते हैं इस SMPS सप्लाई के बाद वाली सप्लाई 24 वोल्ट। यहाँ पर जो है अगर ये सही है फिर हम कंट्रोलर का वोल्टेज देखेंगे, कंट्रोलर पे प्रॉपरली वोल्टेज पहुँच रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लग रहे हैं 24 वोल्ट के लिए, जो कि 35 वोल्ट 1000 म्यूएफ माइक्रोफैराड का है। यहाँ पर 3 कैपेसिटर यूज हुए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, 25 वोल्ट DC। यानी यहाँ तक भी सर्किट एकदम सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके कंट्रोलर पे। अब 24 वोल्ट एकदम सही है, इट मींस अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो वो अब रह गया है कंट्रोलर। तो यहाँ पर कंट्रोलर कितने वोल्ट पे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। ये 2 पिन है, यहाँ पर प्लस और माइनस आया है, ये है 5 वोल्ट। तो ये कंट्रोलर 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, जो कि कई बार 3.3 वोल्ट पर भी चलता है। लेकिन ये क्योंकि डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कंट्रोलर कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सी कंपनी का है, वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो ये पूरी तरह से कंट्रोलर सही है, क्योंकि ये वापस आया हुआ था फील्ड से, किसी पार्टी ने मुझे वापस भेजा था। और यहाँ पर देखो कि ये कैपेसिटर की हालत कितनी बुरी हो रखी है। तो उसने शायद इसीलिए वापस कर दिया कि ये दिखने में थोड़ी डैमेज सा दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये है एकदम सही। इसके जो 3 सेक्शन थे, एक ये AC to DC कन्वर्जन, SMPS और ये कंट्रोलर पार्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको कभी भी कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। कारण ये है कि यहाँ पर स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि ये आम मल्टीमीटर उसको पकड़ नहीं सकते। इसके लिए DSO की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है। इसलिए यहाँ पर आपको कभी भी कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। ये आउटपुट UVW है। ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी PCB में मोस्टली खराब मिलेंगे। ज़्यादातर जो खराब होगा वो या तो फ्यूज या MOV।